नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो पिथौरागढ़ से आ रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुवानी क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सवारियों से भरी एक मैक्स जीप थल पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और घायलों को खाई से निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क दुर्घटना से हुई जानमाल की हानि से दुखी हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से हम आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। योगेश, भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसने पूरी देश की निगाहें उसकी ओर खींच ली है। कि आखिर कैसे हुआ यह हादसा, क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, जिस तरह से ये हादसा अभी सामने में आया है उससे बहुत ज्यादा चिंता का जो है सबकी बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक टैक्सी थी और जो कि 150 मीटर जो खाई है उस गहरे खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि 13 लोग इसमें सवार थे, 7 लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी का जो है वो इलाज चल रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। आप जैसे ही यह हादसा सामने मतलब हुआ तो सीधे तौर पर वहां पे प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशासन की टीम ने वहां पर राहत बचाव कार्य किया, कोशिश किया कि जो लोग जीवित हैं उन लोगों को जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही पूरी अभी जो है गाड़ी किस तरह से गिरी, क्या क्या कारण हो सकते हैं ये सामने नहीं आया, लेकिन इतना माना जा रहा है कि अनियंत्रित होकर, क्योंकि पहाड़ी जब रोडों की बात करें तो खाई तो होती ही है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अनियंत्रित होकर ये गाड़ी जो है खाई में गिर गई थी। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सभी ने जो है दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जिस तरह से आपने भी बताया 2-2 लाख रुपए का मुआवजे की बात कही है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, पीएमओ ऑफिस जो है उसकी तरफ से भी मुआवजे की बात कही गई है। और अभी लगातार जो लोग बचे हैं उन लोगों का इलाज चल रहा है। योगेश, अभी मौकाए वारदात पर क्या कुछ हाल है? क्या अन्य आवाजाही सामान्य हो पाई है? जितने लोग हताहत हुए हैं उनके परिजन मिल पाए हैं, सबका रेस्क्यू हो पाया है, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कल का हादसा है, ये कल देर शाम को हुआ था। तो अभी तो जो वहाँ पर स्थिति ये है कि ये सब कुछ वहाँ से तो जितने भी लोग जो डेड बॉडी हैं उनको भी ले जाके वहाँ पर पीएमओ के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही अगर बात करें हम, जो लोग बचे हैं उन्हें फर्स्ट एड के लिए या फिर जो भी उपचार हो रहा है उन्हें ट्रॉमा सेंटर में जो है वो भेजा गया है ताकि उनका इलाज अच्छे से किया जा सके, उन लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। और इसके साथ ही अगर बात करें अन्य लोगों की, तो स्थिति ये है कि अभी प्रशासन की टीम ये कुछ जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और ये अपने आप में चिंता का विषय भी है और यह जानना भी ज़रूरी है आखिर ये हादसा हुआ कैसे। बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल लगातार हमें बता रहे थे कि किस तरह यह दर्दनाक हादसे के बाद वहां पर स्थिति उत्पन्न हुई और जिस तरह से प्रधानमंत्री राहत कोष से भी अब जो हताहत हुए हैं उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि यह घटना कितनी विभत्स रही होगी। और अगली बड़ी खबर सियासत की छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई आ रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां लौदा बाजार के आदिवासी छात्रावास में 32,000 प्रति स्टील वाटर जग की कथित खरीदी को लेकर विवाद उठ गया और अब वह एक नए मोड़ पर भी पहुंच गया है।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास विभाग ने इस मामले पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए साफ किया है कि इस तरह की कोई खरीदी विभाग द्वारा नहीं की गई है। सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों में जो दावा किया गया है वह एक निरस्त हो चुके प्रस्ताव पर आधारित है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यह मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाते हुए दावा किया था कि छात्रावासों में 160 जग खरीदे गए, जिन पर 52 लाख रुपए का बिल बना। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताते हुए पूरे प्रदेश में आदिवासी विभाग की खरीदी की जांच की मांग की थी। हालांकि विभाग की ओर से आए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि फरवरी 2025 में तत्कालीन सहायक आयुक्त संजय कुरे द्वारा 160 स्टील जग की खरीदी का प्रस्ताव भेजा गया था। उसी समय उसे निरस्त कर दिया गया था क्योंकि प्रस्ताव में दी गई दर अत्यधिक थी। सहायक आयुक्त सूरजदास मानिकपुरी ने बताया, फिर प्रस्ताव के बाद न तो ऑर्डर जारी हुआ, न ही सप्लाई या भुगतान की प्रक्रिया की गई। विभाग ने कहा कि वायरल हो रहा तथाकथित बिल संभवतः इसी निरस्त प्रस्ताव से संबंधित है जिसे अनुमोदन नहीं मिला था। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज कर देने वाला वाकया है। देखिए, सियासत की तो खबर है, लेकिन 52 लाख के स्टील जग की खरीदी पर हंगामा है। ये हुई भी है या नहीं भी है, इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, दर्शकों को हम बता दें कि ये जो वायरल चीजें हुई हैं कांग्रेस के द्वारा हुई हैं और इसमें सरकार ने, प्रशासन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि जैम पोर्टल से इसकी दरें निर्धारित की गई थी और ये निविदा के तहत मांगी गई थी, क्योंकि जैम पोर्टल छत्तीसगढ़ में चलता है, लेकिन इसे इसके रेट के कारण निरस्त कर दिया गया था, उसको अनुमोदित ही नहीं किया गया। तो ये एक भी जग की खरीदी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इसका स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है और सरकार ने भी किया है। एक जो नोट आदिवासी कल्याण विभाग ने जारी किया है उसमें कहा गया है कि जैम पोर्टल में जग खरीदी की मामले को हमने लाया जरूर था, लेकिन दर अत्यधिक होने के कारण उसे तत्काल निरस्त कर दिया गया और उसे निविदा के रूप में लिया ही नहीं गया और जैम पोर्टल में ही उसे निरस्त किया गया। तो कुल मिला के खरीदी इसमें नहीं हुई है और इसमें एक तरीके से अब कांग्रेस की किरकिरी होती भी नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इसमें एकदम एग्रेसिव मोड पे है और उनका कहना है कि बगैर तथ्यों की जानकारी के कांग्रेस उल जलूल चीजों को जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रही है। इसी के कारण कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर फिल्म उदयपुर फाइल्स से जुड़ी हुई, वहां हम आपको बता दें जहां फिल्म उदयपुर फाइल्स से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इनमें से एक अर्जी फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी की है, जिसने हाई कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर लगी रोक के दिए फैसले को चुनौती दी है। वहीं दूसरी याचिका कन्हैया लाल मर्डर मामले में एक आरोपी जावेद की है, जिसने ट्रायल प्रभावित होने का हवाला देते हुए इस फिल्म पर रोक की मांग की है। जबकि जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इस मामले में कैविएट दाखिल कर कहा है कि इस मसले पर कोर्ट उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न करे। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस खबर पर जुड़ गए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, उदयपुर फाइल्स तो एक के बाद एक लगातार एक तरह से इतने सारे सवालों से घिरती नजर आ रही है रिलीज के पहले ही। हालांकि अब याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है, क्या लगता है हरी झंडी मिल पाएगी? याचिका में क्या कुछ कहा गया है, क्या आपत्ति है? और अब तो एक प्रोड्यूसर अमित जानी भी हैं जिन्होंने फैसले को चुनौती दी है। दरअसल जो उदयपुर फाइल्स है, इसको लेके जो जद्दोजहद चल रही है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चल रही है। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो हाई कोर्ट में चल रही थी, जिसपे हाई कोर्ट ने आदेश दिया और जो चीफ जस्टिस की बेंच थी उसने आदेश दिया था और जो केंद्र सरकार है उसको ये कहा था कि इसके जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर विचार करे। उसके लिए उनको लिमिटेड समय भी दिया था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया कि इसका प्रदर्शन पे रोक लगाई जाए या नहीं। हालांकि उस दौरान तक एक अंतरिम रोक लगा दी थी कि जो फिल्म की रिलीज होनी थी वो नहीं हो पाई। अब उसके बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो वो दाखिल की गई हाई कोर्ट
ये जो आदेश है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूसर की तरफ से दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर हाई कोर्ट में हियरिंग हुआ था, उस पर आदेश हुआ था, उसी दौरान जो इस फिल्म से जुड़ी हुई कहानी जिस पर बनी हुई है, वो कन्हैया लाल जो टेलर था उदयपुर में, उसकी हत्या से जुड़ा था, उसका एक 8वें नंबर का आरोपी है मोहम्मद जावेद। उसने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और ये कहा कि चूंकि वो फेयर ट्रायल का अधिकारी है, इस वजह से जो ये फिल्म है उसकी रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो उसके ट्रायल पे इससे असर पड़ सकता है। ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उसी दूसरी तरफ जमीयत की तरफ से भी एक कैविएट दाखिल करिए कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी करता है तो उनका पक्ष भी एक बार सुना जाना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं, एक कैविएट है, एक जो इस मर्डर में जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है उसका एक आरोपी मोहम्मद जावेद है, उसकी याचिका है, और तीसरा जो कि फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से दाखिल की गई है, उसका ये कहना है कि चूंकि सीबीएफसी केस से इसका सर्टिफिकेशन इसको मिल चुका है और इसमें जो कट की बात कही गई थी वो सब हमने लगा दिया, और उसके बाद अब इसकी ये भी हम आपको बता दें कि इसके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग हाई कोर्ट के कहने के मुताबिक स्क्रीनिंग भी की गई थी, और उसके बाद भी अब मेरी फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी गई है। जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इसकी रिलीज की तारीख पूरी हो चुकी है, और रिलीज के लिए जो खर्च होते हैं वो हम सब कर चुके हैं, और पूरी कड़ी मेहनत से जो खर्च पैसा लगाया गया था उसके पैसे की वसूली नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो मेरा अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसकी रिलीज की इजाजत दी जाए। तो एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसके रिलीज के लिए डिसाइड करे कि इसको रिलीज पर रोक लगाई या नहीं। दूसरी तरफ जो मोहम्मद जावेद है उसका कहना है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए कि उससे उसका ट्रायल प्रभावित होगा। तीसरा है वो जो फिल्म प्रोड्यूसर है उसका ये कहना है कि उसका पैसा और उसके पूरे जीवन की कमाई इसमें लगी हुई है और उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ, उसको उस पर रिलीज का ऑर्डर दिया जाए। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इन तमाम पहलुओं की जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां अवैध धर्मांतरण मामले का आरोपित छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को यूपी एटीएस लखनऊ की अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल दोनों की रिमांड अब पूरी हो रही है। इस दौरान एटीएस की पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। छांगुर सिंडिकेट विदेश तक फैला हुआ है। उसके 2000 के करीब गुर्गे भी थे जो हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाते थे। छांगुर बाबा की शिकारी पीड़िताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक नसरीन ने एटीएस की पूछताछ में बताया है कि विदेशी फंडिंग की जिम्मेदारी छांगुर अपने बेटे को देना चाहता था। इस बात को लेकर उसकी और छांगुर की लड़ाई हुई थी और दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के मदद 4 अफसरों ने भी किए हैं, उनके नाम सामने आए हैं। चारों पर कार्रवाई हो सकती है। एसटीएफ की गोपनीय जांच में 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। ये अफसर छांगुर के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एसटीएफ की जांच के दौरान भी इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। पुलिस की कस्टडी रिमांड के दौरान भी प्रशासन के अफसरों के नाम सामने आए थे। एजेंसी अब तस्दीक कर रही है कि छांगुर ने ऐसा क्यों किया। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जब से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी हुई है तब से लोग यह जानने को बेताब हैं आखिर छांगुर ने ऐसा क्यों किया, कब से कर रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है। अब तो रिमांड भी पूरी हो रही है। अभी तक की पूरी कहानी छांगुर को लेकर क्या है और आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल कुणाल, देखिए छांगुर उर्फ जलालुद्दीन जिसकी गिरफ्तारी धर्मांतरण के मामले में की गई और उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही आप देख रहे होंगे कि लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। और जो उसकी कस्टडी थी 7 दिनों तक उसकी जो कस्टडी थी वो आज खत्म हो रही है और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो उसकी कस्टडी की और मांग करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्चे खुल सके। अब तक जो जानकारी सामने आई है, जो पीड़ित महिलाएं निकलकर सामने आई हैं, लखनऊ में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीड़ित महिलाओं ने की थी कुणाल, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया था कि किस तरह से छांगुर का नेटवर्क न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में सऊदी अरब, नेपाल, पाकिस्तान तक फैला हुआ है और किस तरह उसके गुर्गे, उसके जो मानने वाले हैं वो किस तरह से लोगों को धर्मांतरण के लिए
जबरन उन पर दबाव डालते थे। किस तरह का पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो इस तरह से पीड़ित महिलाओं ने बताई है और इन्हीं को देखते हुए जांच एजेंसियां जांच में लगी हुई है। साथ ही साथ जो फंडिंग हो रही है, जो फंडिंग हुई है ठाकुर को, जो उसने प्रॉपर्टी जमा की है, जिसके सहयोगियों को जो उसने प्रॉपर्टी सहयोगियों ने जमा की है, इन तमाम मामलों में चूंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजें निकलवाना चाहती है और एक जो पूरा नेटवर्क है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर सी बात इसमें समय लगेगा और यही कारण है कि आज जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद दोबारा से इसकी रिमांड की कोशिश की जाएगी। बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर शुभांशु शुक्ला से जुड़ी हुई। अंतरिक्ष से वो वापस लौट गए हैं, इसके बारे में सबको पता है। एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित एक्सियोम मिशन 4 की ऐतिहासिक सफलता के साथ ही आखिरकार लखनऊ के लाल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम की सफल वापसी हो गई। पूरे देश में गर्व और उत्साह का इसको लेकर माहौल भी है। अंतरिक्ष से लौटे भारतीय पायलट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से बधाई दी। उनकी उपलब्धि को उत्तर प्रदेश और देश के लिए गौरव का क्षण बताया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा, वेलकम बैक टू अर्थ। ऐतिहासिक एक्सियोम मिशन 4 को सकुशल संपन्न कर सफल वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं। तो शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी हो गई है और वह लौट आए हैं धरती पर और ऐसे में सबकी निगाहें कल उस यान पर टिकी हुई थी। आखिरकार पानी के ऊपर उसकी लैंडिंग हो गई और उसके साथ ही शुभांशु शुक्ला वापस धरती पर लौट आए, जिससे लोगों में गर्व और खुशी साथ साथ है। गंगा और जमुना के बढ़ते जल स्तर की रफ्तार से प्रयागराज संगम भी अछूता नहीं रहा है। प्रयागराज संगम को भी डुबा दिया है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी वहां लगाते थे, अब वहां केवल जल ही जल दिख रहा है। प्रयागराज संगम पर गंगा और यमुना का पानी इस समय संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है। यहां सुबह तक कॉरिडोर की दीवारों तक पानी की लहरें दिखाई दे रही थी, मगर अब बड़े हनुमान मंदिर के सामने लोग आस्था की डुबकी लगाने लगे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर मां गंगा प्रवेश कर चुकी हैं। संगम से लेकर प्रयागराज के किनारे स्थित प्रमुख मोहल्ले बाढ़ के रडार पर हैं। अब मां गंगा का पानी बड़े हनुमान मंदिर में बजरंग बली का जलाभिषेक भी करने लगा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी जुट रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। अपने आप में काफ़ी अलौकिक यह तस्वीरें हैं और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अपने आप में बेहद अतुलनीय यह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां बड़े हनुमान जी के दर पर देखिए मां गंगा खुद पहुंच गई हैं, जलाभिषेक करती हुई नजर आ रही है। अद्भुत नज़ारा। इस नज़ारे के बारे में भी बताइए और ये बताइए कि जो पानी का स्तर बढ़ा है उसकी क्या स्थिति है। देखिए, धर्म और आस्था के प्रतीक संगम में हर वर्ष गंगा और यमुना में जल स्तर बढ़ता है और प्रत्येक वर्ष मां गंगा जो है लेटे हनुमान जी को अपना स्नान कराती हैं और लेटे हनुमान जी का अभिषेक करती हैं। तो इस वर्ष भी लेटे हनुमान जी मंदिर में मां गंगा ने प्रवेश किया है और उन्होंने लेटे हनुमान जी को स्नान करवाया है। लेटे हनुमान जी के स्नान को बहुत शुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर लेटे हनुमान जी स्नान करते हैं तो पूरे प्रयागराज में सुख, शांति, समृद्धि और बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। लगातार गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। जो यहाँ पर लेटे हनुमान जी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सब बाढ़ की चपेट में आ गए। सब जगह पानी भर गया है और जो पंडे या पुजारी या श्रद्धालु हैं वो सब परेड मैदान की तरफ आ गए हैं। वहां से अपना जो भी उनका पूजा जो स्थायी निवास था उसको उन्होंने बदल दिया है। अब वो परेड मैदान में ही
सारा पूजा पाठ कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो लेटे हनुमान जी मंदिर है उसमें पूरी तरीके से माँ गंगा ने प्रवेश कर लिया है और वहां पर पूजन आरती चल रही है। और अब ये देखना है कि कितने दिन बाद पुनः माँ गंगा वापस हो जाती हैं। और तब तक के लिए जो हनुमान मंदिर है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर पानी भर गया है। तो प्रतीक के स्वरूप जो बड़ा बांध माना जाता है वहां पे हनुमान जी की मूर्ति रखकर पूजा अर्चना की जाती है। तो फिलहाल माँ गंगा ने शुभ संकेत देते हुए लेटे हनुमान जी को अपना स्नान कराया है। जी बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे वाक्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो हमारे संवाददाता आलोक सिंह बता रहे थे कि किस तरह माँ गंगा का पानी बड़े बजरंग बली के दर पर भी पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ पुष्प वर्षा तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ बहेड़ी के महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज के अध्यापक महोदय छात्रों को कांवड़ ना ले जाने का ज्ञान दे रहे हैं। छात्रों को कह रहे हैं कि धर्म से भ्रमित आखिर क्या चल रहा है, अध्यापक महोदय के दिमाग में यह क्या हो रहा है। अध्यापक होते हैं छात्रों के गुरु होते हैं वो, लेकिन जब धर्म को भ्रमित करने का मार्ग बताएंगे तो इसमें छात्रों का क्या दोष है। थाना बहेड़ी क्षेत्रांतर्गत एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस संबंध में थाना बहेड़ी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं जहां किस तरह अध्यापक महोदय छात्रों को कांवड़ ना लाने का ज्ञान दे रहे हैं और एक तरफ तो सीएम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और दूसरे तरफ एक अध्यापक महोदय ये सारा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। ये जो अध्यापक हैं वह एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं और उनके यह ज्ञान देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में थाना बहेड़ी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिजनौर के थाना शेरकोट के पास एक 8 वर्षीय बच्चा स्कूल से घर वापस लौट रहा था और उधर तेज गति से आ रही एक कार ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला थाना शेरकोट के ग्राम नूरपुर शिपरी का है, जहां शहजाद नाम के व्यक्ति का 8 वर्षीय पुत्र सेफान गांव के ही सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता है, जो दोपहर स्कूल से घर लौट रहा था। तभी रोड पर शेरकोट की ओर से आ रही एक कार ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने के बाद गाड़ी रोड किनारे गड्ढे में जा गिरी। किसी तरह राहगीरों ने बच्चे के परिजनों को सूचना दी, पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने गाड़ी चालक को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।